नमस्कार, मैं हूं अनिल रॉयल। रॉयल ब्रिटेन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण वायरल हुआ। सुनकर सबको आश्चर्य लगा। पहले तो लगा कि एआई से किसी ने यह भाषण बनाया है। एआई दरअसल एक ऐसी तकनीक है जिसमें चेहरा आपका और बात किसी और की होती है। ये एआई आज की तारीख में मजेदार भी है और घातक भी है। आपके साथ एआई की तकनीक का इस्तेमाल करके कुछ भी फ्रॉड किया जा सकता है, कुछ भी छवि खराब की जा सकती है। कभी कभी यह आनंददायक भी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका आनंद हाल में लिया भी था। दरअसल एक इवेंट में किसी और के डांसर के फोटो में एआई से प्रधानमंत्री का फोटो लगा दिया गया। प्रधानमंत्री ने बाकायदा अपने ट्विटर से उसको शेयर किया और आनंद लिया कि प्रधानमंत्री को रॉक स्टार की तरह डांस करते हुए दिखाया गया। हमने फिर जांच पड़ताल की तो पता लगा कि ये एआई तकनीक का नहीं है, प्रधानमंत्री का तेलंगाना की सभा में दिए गए भाषण का है। उसमें दरअसल प्रधानमंत्री ऐसी बात कह रहे हैं जिसे सुनकर राजनीतिक हलकों में एक नया भूचाल पैदा हो गया। पिछले 5 साल से कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो या राहुल गांधी हो, लगातार अडानी अंबानी को लेकर प्रधानमंत्री को ट्रोल करते रहे हैं। प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते रहे हैं कि अडानी अंबानी को प्रधानमंत्री सपोर्ट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने पैसे दे दिए। आज प्रधानमंत्री ने एक आरोप लगाया कि अडानी अंबानी कांग्रेस को टेम्पो भर भर के पैसे दे रहे हैं। सुनकर लोगों को आश्चर्य हुआ, आपको भी आश्चर्य होगा कि प्रधानमंत्री के नजदीक माने जाने वाले अडानी अंबानी आखिर कांग्रेस को टेम्पो भर भर के नोट क्यों दे रहे। आप पहले प्रधानमंत्री का भाषण सुनिए। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। प्रधानमंत्री के इस भाषण के बाद कांग्रेस ने इसे हाथों हाथ लपक लिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि दोस्त दोस्त न रहा। उन्होंने बाकायदा इसके लिए ट्वीट किया। राहुल गांधी भी तुरंत मीडिया के सामने आए। उन्होंने भी एक वीडियो जारी की जिसपे प्रधानमंत्री के बारे में सीधे सीधे आरोप लगाया कि क्या यह तरीका प्रधानमंत्री के पैसे लेने का है, प्रधानमंत्री का निजी अनुभव है। राहुल गांधी का बयान सुनिए। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए हमने सोचा कि इस पर एक ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति की राय ली जाए कि आखिर प्रधानमंत्री के इस वीडियो का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। प्रधानमंत्री का यह वीडियो किसी रणनीति के तहत दिया गया है या जैसा कि विपक्ष के लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री को उनके दोस्तों ने धोखा दे दिया। इसीलिए आज हमने एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित किया है जो भारतीय जनता पार्टी में पिछले 27 साल से सक्रिय है।
जब भाजपा त्रिमूर्ति की भाजपा थी, अटल जी, आडवाणी, जोशी जी की भाजपा थी, उनके बहुत नजदीक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय में बराबर के कमरों में बैठा करते थे। प्रधानमंत्री के साथ कई बार बैठकों में शामिल रहे और कई बार दोनों ने एक साथ यात्रा भी की है। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसे दायित्वों पर रहे। दूरदर्शन में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो डीडी किसान करके दूरदर्शन लॉन्च किया था, जिसके जनक वही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में वो इतने प्रभावशाली थे कि किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजना भी इन्हीं के द्वारा संचालित की गई थी। संघ के व्यक्ति हूं, भाजपा के आला नेता हूं, इनसे इनके निकट संबंध है। 27 साल से भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता और बहुत प्रखर वक्ता मैं आज आमंत्रित कर रहा हूं श्री नरेश सिरोही साहब को। नरेश सिरोही जी, रॉयल बुलेटिन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद अनिल जी, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार, आपको भी नमस्कार। सिरोही साहब, आपने सुनी लिया होगा, आज प्रधानमंत्री जी ने अडानी अंबानी को लेकर बड़ा अजीब सा बयान दिया है, जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस से सवाल उठाया है कि दोस्त दोस्त न रहा। आपका पहली प्रतिक्रिया क्या है? ये बयान प्रथम दृष्टया तो मुझे लगता है कि सब अचंभित हैं कि ये कैसे कहा, लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के पास कोई इसमें ठोस जानकारी होगी और हो सकता है कोई 2-4 दिन में कुछ इसका बड़ा खुलासा भी हो। क्या आपको लगता है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कांग्रेस को टेम्पो में भर भर के नोट्स जा रहे थे, प्रधानमंत्री जी सार्वजनिक मंच पर पिछले के न खाऊंगा न खाने दूंगा, और ईडी सीबीआई लगातार छापे मारती है। देश में एक माहौल है कि यदि कोई भाजपा के विपरीत बोलता है तो ईडी सीबीआई तुरंत पहुंच जाती है। यदि प्रधानमंत्री की जानकारी में ऐसा है कि टेम्पो भर भर के काला धन जा रहा है, प्रधानमंत्री जी ने काला धन इस्तेमाल किया है, इसका मतलब जो प्रधानमंत्री जी नोटबंदी की थी उसमें कहा था काला धन खत्म करने के लिए लाया हूं, तो क्या वो नोटबंदी विफल हो गई है? क्या प्रधानमंत्री जी की इंटेलिजेंस इतनी विफल हो गई है कि वो ये नहीं जान पा रही कि देश में काला धन आज भी इस तरह से विपक्षी दलों पे जा रहा है? अनिल जी, ये मामला बहुत गंभीर है, ये कोई साधारण मामला नहीं है। और क्योंकि राजनीति में, और खासकर जब चुनावी राजनीति होती है और चुनाव का दौर चलता है, तो बहुत सारे उस समय के लिए जो बहुत सारे तीर है वो कमान से रख लिए जाते हैं कि बाद में मौके पर निकाले जाए। तो हो सकता है प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कोई तीर ये निकाला हो और कोई जानकारी उनके पास ठोस हो, जिससे, क्योंकि अभी आपने देखा कि काला धन पकड़ा गया एक अधिकारी के, उसके अधिकारी के नौकर के, पीए का भी पीए था, पीए का भी नौकर, पीए के भी पीए के, हाँ, पीए के भी पीए के यहाँ या नौकर के यहाँ इतना बड़ा धन पकड़ा गया है। तो अच्छा, दूसरी बात क्या है कि सच्चाई सब सिरोही साहब, अगर किसी इस देश में पीए के नौकर के पास सैकड़ों करोड़ रुपया घर में इकट्ठा हो रहा है, जो एक दिन में तो हुआ नहीं है, नेचुरली कहीं ना कहीं से रेगुलर है, तो क्या आप नहीं मानते हैं कि एजेंसीज की विफलता है ये, कि जहां मिल रहा है वहां कई सौ करोड़ रुपया मिल रहा है? इससे पहले भी छापा लगा था तो उसमें भी कई सौ करोड़ रुपया मिले थे। क्या नहीं लगता कि विफलता है सरकार की कि इतने करोड़ों रुपया मिल रहे हैं? नहीं, इसमें देखिए, जो आप और हम सब जानते हैं भ्रष्टाचार का जो आलम है, और खासकर ये जो ठेकेदारी वाली प्रथा है, इसमें कैसे कमीशन जाता है, छोटे से छोटे नगर पालिका से लेके और नगर निगमों में क्या हाल है, क्या लूट मची हुई है, और तमाम तरह के जो ये संस्थाएं हैं उसमें किस तरह की कमीशनबाजी होती है, कमीशन खोरी होती है, वो हम सब लोग जानते हैं। और ये बहुत ही दुखद है, और किस तरह से, मतलब कोई, मुझे लगता नहीं कि हम ना बताते हो वो अलग बात है, लेकिन भ्रष्टाचार का आलम इस देश में क्या है और किस तरह से कई काम तो ऐसे होते हैं कि जब काम होता ही नहीं और बिल पास हो जाता, पेमेंट हो जाती है, खाली कमीशन तक सीमित नहीं है, बिना काम के भी जो है कागजों में काम चढ़ जाता है, और वो कागजों में ही सड़कें बन जाती है, कागजों में पुल बन जाते हैं, सड़कें बन जाती है, बहुत सारा।
तो ये तो दुर्भाग्य है। और इस तरह नहीं, का ऐसी तो भी स्थितियां हैं सिरोही साहब, ऐसी भी स्थितियां हैं कि वही सड़क नगर निगम के कोटे से बनी दिखाई जाती है, वही सांसद के कोटे से, वही विधायक के, वही अन्य एजेंसियों से, एक ही सड़क 3-3 4-4 जगह उसके बिल पास हो जा रहे हैं। ये हो बिल्कुल रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप पिछले तो 10 साल से केंद्र में हैं, 7 साल से उत्तर प्रदेश में हैं, आप बड़ा दावा करते हैं कि ईमानदारी पारदर्शी सरकार है, पर जो जनता का अनुभव हम लोगों को मिलता है वही है कि भय मुक्त भ्रष्टाचार आज है। आप कितना सहमत है इससे? नहीं, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पे जितना कंट्रोल होना चाहिए उतना तो नहीं लग पाया है। भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार कई मामलों में तो बहुत ज्यादा आम आदमी बहुत परेशान है। और बहुत भ्रष्टाचार, क्योंकि अधिकारी एक हमारे यहाँ अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन बात सच्ची ये है कि मैं रुक नहीं पाता हूँ कहने से। आलम ये है कि वर्तमान में चाहे विधायक हैं, चाहे सांसद हैं, या जो क्षेत्रीय हमारे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं संगठन के, इनका अस्तित्व लगभग जो है ना वो बहुत कमजोर पड़ा है। और ब्यूरोक्रेसी और अफसरशाही बहुत हावी है, जिसके आपकी कारण सरकार में अफसरशाही इतनी हावी है कि कार्यकर्ता चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो उपेक्षित है। वो उपेक्षित है, और वो कोई सुनने को तैयार नहीं होता। तो उसका कारण ये है कि इसके कारण जो है भ्रष्ट अधिकारियों की मनमानी ज्यादा बढ़ जाती है, कंट्रोल नहीं है कोई। तो इसके कारण और समस्या है जो अभी आपने बढ़ने का तिरोही है, साहब, जो अभी आपने कहा कि 2 दिन में 3 दिन में कोई बड़ी कार्रवाई इस संबंध में हो सकती है, जो आज प्रधानमंत्री ने कहा है, किस तरह की कार्रवाई की आप अपेक्षा कर रहे हैं कि क्या हो सकता है इस मामले में आगे? नहीं, मुझे लगता है कि उनके पास कोई काले धन का कोई सुराग लगा होगा, क्योंकि इलेक्शन में तो पैसा, आपको पता है कि इलेक्शन में पैसे की बहुत मारामारी होती है, पैसा तमाम तरह से उपयोग में आता है। आपने भी बहुत सारा देखा, और हमने भी इलेक्शन में कई इलेक्शन लड़ाए हैं हमने बड़े, तो हमें पता है कि पैसे का किस तरह से जो है उसमें इस्तेमाल होता। सारा पैसा ऑन रिकॉर्ड तो होता नहीं है। जी बिल्कुल तो नहीं होता। कहीं ना कहीं ये सच्चाई है, इसको जानते क्या सब ये है, लेकिन प्रधानमंत्री कहने की की हिम्मत नहीं होती है। 3 चरण हो पैसे का चुके हैं उपयोग तो मतदान होता के? है, और ज्यादातर पूंजीपति जो है, ज्यादातर आपने देखा होगा, आपके शुगर मिल वाले अगर आपके इलाके में है, शुगर मिल वाला पैसा देगा। हाँ, सभी जी देते जी हैं। मैं पूछ रहा हूं कि क्या काला धन इस ढंग से प्रधानमंत्री जी। जी के दोस्त प्रधानमंत्री जी की विपक्षी पार्टी को अनिल जी, फंडिंग कर मेरी रहे आवाज आ रही हैं? है? हाँ, रही है। जी प्रधानमंत्री जी के जो दोस्त बताए जाते हैं वो विपक्षी दल को टेम्पो भर भर के काला धन दे रहे हैं। क्या उन्हें ऐसा लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? क्योंकि व्यापारी उद्योगपति जब भी पैसा लगाता है किसी पर, जब संभावना हो भविष्य में वहां से लाभ की, इन्वेस्टमेंट है और गेन है। क्या ऐसी कोई संभावनाएं आपको, आपकी पार्टी को लगने लगी है क्या कि 2024 का चुनाव आपके अनुकूल नहीं है? देखिए, जो पूंजीपति होते हैं ना, ये बहुत होशियार होते हैं, और ये सत्ताधारी जो दल होता है उसको थोड़ा सा ज्यादा पैसा दे देते हैं। लेकिन विपक्ष वालों को भी ये निराश नहीं करते, विपक्ष वालों को भी देते। ऐसा नहीं होता कि एक ही को देते। नहीं, ये विपक्ष वाले को उसको देते हैं जिसकी संभावना हो कि सत्ता में आ सकता है। प्रधानमंत्री जी की तो घोषणा है हम 400 पार। अगर 400 पार वो हैं तो सामने कांग्रेस वाले तो 40-50 सीट के आसपास ही जाने चाहिए थे। और 400 पार की जिसकी सरकार अगले 5 साल के लिए हो, 40-50 सीट को कोई टेम्पो भर के पैसा नहीं देगा, कोई छोटे दल को टेम्पो भर के नहीं देगा। 1-8 करोड़ 2-4 करोड़ रुपए दे दे तो, लेकिन जो प्रधानमंत्री टेम्पो भर भर कर दे रहे हैं, नहीं, तो क्या आपकी पार्टी को यह आशंका प्रधानमंत्री को लग रही है आप लोगों को कि सरकार बदल रही है? नहीं, हमें लगता है कि हम 400 पार हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि क्योंकि ब्यूरोक्रेसी और पूंजीपति, इनके जो तंत्र हैं वो अलग तरह के होते हैं, ये आभास अलग तरह से लगाते हैं। तो हो सकता हो इनका आभास कुछ हो और हमारा कुछ आभास अलग हो, हमसे ना इत्तेफाकी हो इनकी। 3 चरण हो चुके हैं जिसमें देश भर में 50% से ज्यादा सीटों पर मतदान हो चुका है। क्या आप बहुत
सुलझे हुए पॉलिटिशियन हैं, 4 दशक से आप राजनीति को बहुत नजदीक से देख रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या संभावना इन 3 चरण में क्या लगा? भाजपा के लिए कुछ संभावनाएं बेहतर है या खराब आ रही रिपोर्ट्स? देखिए अनिल जी, जिस तरह का 19 में माहौल था, मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहूंगा उस तरह का माहौल नहीं है। जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का उस समय जो माहौल था, इस समय थोड़ा सा उतनी लहर वाला मामला मुझे नहीं लग रहा है कि उतनी लहर है। लेकिन बहुत बड़ा वर्ग है जिसके सहारे हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें लाभार्थियों का वर्ग बहुत बड़ा है। तो हमें आशा है कि लाभार्थी हमें वोट देगा। उत्तर प्रदेश में आपने 80 में से 80 का दावा किया था। उत्तर प्रदेश में 26 सीटें हो चुकी है, जिसमें आपके क्षेत्र की सीट भी शामिल है। इन 26 में आप अपनी पार्टी के लिए कितनी सीट की अपेक्षा कर रहे हैं कि सीट जीत पाएंगे 26 में से? अनिल जी, ये प्रश्न आपका मेरे से करना ज्यादा ठीक नहीं है भाई। मुझे तो लगता है कि सारी सीट हम जीतेंगे, लेकिन ये तो जनता तय करेगी कितनी। कुछ सच्चाई के नजदीक की बात बता दो। सच्चाई के ये है कि हम सिरोही साहब सच सच बोलने वाले नेताओं में शामिल हैं कि साफ गोई से बोलते हैं। आपने पिछले दिनों बोला था, आपकी वीडियो को लेकर हंगामा रहा था कि आपने बहुत साफ साफ से बोल दिया था। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक भी आपको सच्चाई मिले कि 26 में से कितनी सीट। नहीं, मैं ऐसे गिनती तो नहीं बता सकता, लेकिन मुझे आशा है कि बहुमत में हम लोग रहेंगे। और असल क्या, इस बार जो चुनाव है ना, 26 में से 14 बहुमत तो 14 में आ गया ना, 13 में 14 में आ गया बहुमत। 14 आपको 14, 15, 16 तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिसमें आप ही की बात सही है सिरोही साहब कि अगर 26 आनी यानी कि 10 समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ही आपके सामने है। इंडिया गठबंधन में केवल समाजवादी पार्टी को 5 सीट, बसपा को 10 सीट, 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। और इस फेज में कांग्रेस 2 स्थान पर जरूर लड़ रही है। अगर 10 सीट भी इंडिया को आ रही है, यानी कि 5 के 10 तो हो ही रही है। ये आपका भी मानना है, जो चर्चाएं भी हैं। हाँ, नहीं, इसमें बहुत सारी जगह आप देखेंगे बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है जी। इसमें नेक टू नेक फाइट है। जो साइलेंट वोटर है उसका आप अनुमान अभी नहीं लगा पा रहे। तो हो सकता है साइलेंट वोटर का सिरोही साहब माना ही जाता है कि वो सत्ता के पक्ष में होता है तो उत्साह से वोट देता है, सत्ता के खिलाफ जाता है तो चुपचाप वोट देता है। क्या आपको क्या लगता है? नहीं, इस बार माहौल बड़ा शांत है, वोटर भी कम निकला है और एक पूरे वातावरण में एक शांति छाई हुई है। उत्साह का अभाव है। हाँ, सूचना का अभाव है। और ये मैं लगता है कि ये अनुमान हम सबको है कि कुछ अलग घटने वाला है। जैसा दिखाई दे रहा है शायद ऐसा नहीं है। हम बहुत सारी जगह कह रहे हैं कि नेक टू नेक फाइट है। बहुत सारी जगह हम फोन करके बाद में पूछ रहे हैं लोगों से, तो जो मेरा अंदाज था उससे वो थोड़ा सा दूसरा बता रहे हैं। मतलब आपको लगता था कि आपके प्रति अनुकूल है, वो प्रतिकूल लग रहा है कि पार्टी वहां लूज करती दिख रही है वहां। हाँ, जैसे कुछ गांव में, असल क्या है कि शहरों में ज्यादा नहीं पता लगता, महानगरों में पता नहीं लगता है, लेकिन गांव में पता लगता है। गांव में मोहल्ले वाइज पता लग जाता है। वहां वोटों को पहले छांटना बहुत आसान हो जाता है, वहां बहुत छुपाव नहीं रहता है। वोटर कहाँ जा रहा है, उसमें से किस मोहल्ले में कितनी वोट कहाँ गई, कौन कौन से परिवार थे, किसके साथ थे। तो ऐसे करके जो अंदाज लगा, तो मैं बुलंदशहर, अभी मैं 2 दिन से लगा हुआ था बुलंदशहर को थोड़ा वॉच करने में, क्योंकि जो मुझे आइडिया था उसके, मैं सोचता था कि भाई मैं ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ और मुझे ज्यादा पता है, लेकिन मैंने देखा कि मुझे ज्यादा पता नहीं था। जो लोगों से बात अलग अलग करी, उसमें चीजें और तरह से निकल के आई हैं। तो अब मैं उस बात को कंफर्म नहीं कर सकता हूं कि ये बात कहां तक आगे गई होगी। क्या बुलंदशहर की सीट भी आपकी पार्टी की फंस गई है, जो अभी तक लग रहा था कि क्लियर है?
हाँ नहीं, मुझे तो 100% लग रही थी कि क्लियर है वो सीट, लेकिन जैसे लोगों से बात की है तो मुझे उसमें शंका और संशय पैदा हो गया मेरे अंदर। आप गाजियाबाद में रहते हैं, गाजियाबाद के बारे में क्या आकलन है आपका? गाजियाबाद में तो मैं कह सकता हूं कि गाजियाबाद की सीट तो भाजपा जीतेगी, वोट का अंतर कम हो सकता है। 5 लाख का जो अंतर है बहुत कम हो जाएगा, लेकिन जीत जाएगी वो भाजपा, अंतर बहुत बड़ा जीत है। जाएगी। हाँ, गौतम बुद्ध नगर हुआ, ये हुआ, यहाँ जो शहरी क्षेत्र आपके है। आपके साथ ही ये किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष फतेहपुर सीकरी में चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में जी क्या जी, रिपोर्ट्स है आपके पास? उनके बारे में भी वहाँ थोड़ा फाइट है, लेकिन कल मेरी कुछ लोगों से बात हुई और सीनियर लोगों से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि राजकुमार चाहर को जीत जाना चाहिए, लेकिन जीत जाए। बहुत वोटों से शायद ना जीत पाए। अलीगढ़ के बारे में क्या रिपोर्ट्स है? अलीगढ़ के बारे में मेरी रिपोर्ट ठीक नहीं है। वहां सपा अलीगढ़ की के, को एज है। हाँ, ओके। वो जो हमारे वहाँ सांसद महोदय हैं, उनके जी। व्यवहार को लेकर और बाकी सब चीजों को लेकर मुझे जो सूचना लगी वो ठीक नहीं लगी उनके बारे में। सहारनपुर हाथरस के ठीक बारे है। में कुछ? सहारनपुर के बारे में? सहारनपुर के बारे में जीतने की संभावना है काफी। कैराना? कैराना में भी फाइट इन है, सभी आपके इलाकों में मुजफ्फरनगर आपका में भी फाइट है। इन सभी इलाकों में आपके साथ के लोग जुड़े हुए हैं, आप लगातार संवाद में रहते हैं। कैराना में क्या लगती है? जी, कहा? कैराना 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 में बिल्कुल नेक टू नेक फाइट लगती है कि वहां भी बहुत पहले से कोई अनुमान, पूर्वानुमान लगाना मुझे लगता है कि किसी के लिए भी मुश्किल है। बहुत लोगों से बात मुजफ्फरनगर? होती है, बहुत हम लोगों का संपर्क है। तो जी। जैसे जाटों के वोटों में भी जो है वहां बंटवारा हुआ है, मेरे से ज्यादा जाटों के वोट जानकारी सपा को आप मिले हैं। हैं। हाँ जाटों के वोट वहां सपा को भी मिले हैं, इकरा हसन को मिले हैं। हाँ, इकरा हसन को मिले हैं, ऐसी मेरी जानकारी है। लोकदल के और भाजपा के एक साथ आने के बाद भी यदि जाट मतों में बंटवारा हुआ है और वो इकरा को भी हुआ है, तो क्या ये रालोद और भाजपा के गठबंधन के लिए चिंता का विषय नहीं है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं बड़ी, जी। अभी वोट ट्रांसफर कराने की जो कुवत है ना, वो अभी उत्तर प्रदेश में 3 लोगों के पास रही है। पहले चौधरी चरण सिंह के पास कुवत थी कि वो जहां चाहते थे जाट का वोट ट्रांसफर कराते थे। दूसरा, मुलायम सिंह जी की ताकत ये रही है कि वो वोट ट्रांसफर कराते थे, याद होगा। तीसरा, बहन मायावती की कुवत है कि वो वोट ट्रांसफर करा देती थी। अब उसमें थोड़ा सा उनका मामला हल्का पड़ा है, थोड़ा सा कहीं ना इस बार कहीं। कमजोर। हाँ, पिछले इलेक्शन में भी सेंध लगी उनके वोट में, और इस बार भी उनके वोट में सेंध लग रही है। उनके वोट कहां लेकिन जा रहे हैं मायावती की फिरोज साहब? कुवत उनके थी। वोट कहां जा रहे हैं? मायावती जी के वोट जहां मायावती जी को नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मायावती जी ने कैंडिडेट अच्छे दिए हैं इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां मायावती जी के वोट मायावती जी को नहीं मिल रहे, तो किसकी तरफ जा रहे हैं? भाजपा की तरफ या इंडिया की तरफ? कहीं पिछली बार तो मुझे ध्यान है 19 में तो बहुतायत इंडिया, में भाजपा की भाजपा तरफ से 100%, 14, 17, 19, 22 हाँ, भाजपा की तरफ। दलित का बसपा, बसपा के बाद भाजपा चॉइस थी, कहीं डाउट नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस बार के चुनाव में, 24 के चुनाव में जी, क्या लग रहा है आपको दलित का? इस बार मैंने जैसे बुलंदशहर का बुलंदशहर लोगों से बात करके टोह लगाई है, तो मुझे जी। लगा है कि या तो वो बसपा को गया, नहीं तो कुछ उसमें से बड़ी संख्या में वोट कांग्रेस पे गया, तो इंडिया दलित गठबंधन को गया, इंडिया गठबंधन को गया है। इंडिया गठबंधन। जी, मुजफ्फरनगर की सीट के बारे में आपका क्या अनुमान है? अनिल जी, मेरे से ज्यादा तो आप जानते हैं कि मुजफ्फरनगर की आपका नेटवर्क तो क्या, आपका तो घर है वहां, मेरा वैसे नेटवर्क है। लेकिन मुझे लगता है कि संजीव बालियान चुनाव जीत जाना चाहिए उनको। हालांकि संघर्ष वहां बहुत तेज हुआ है,
संघर्ष से कोई ऐसा नहीं है कि मामला जो है वहाँ बहुत तेजी से संघर्ष हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली चुनाव जीत जाना चाहिए। मेरठ में राम के भगवान जो आए थे, राम भगवान, उनके बारे में क्या अनुमान है आपका? वहां भी नेक टू नेक ही फाइट है लग रही है मुझे। एक तरफा चुनाव तो हम नहीं कह सकते। बागपत, बिजनौर, आरएलडी कोटे में गई है गठबंधन। बागपत में जो हमारे राजकुमार सांगवान हैं, उनकी छवि को देख के लगता है कि वो चुनाव जीत जाने चाहिए, उसमें कहीं मुझे शंका नहीं लग रही है। हालांकि दूसरा पक्ष दावा बहुत कर रहा है। जी, बिजनौर में क्या लगती है? ये चंदन चौहान जीत जाएंगे। और मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत की खबरों के बारे में कोई आपके पास इनपुट हो? वहां इस बार जो ये चुनाव हुआ है, इसमें मतलब बहुत नेक टू नेक है, आप अभी कुछ कह नहीं सकते जब तक बहुत माइन्यूटली आप नीचे से बात ना कर लो आप। क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, जैसे बुलंदशहर का जो मेरा आकलन था, तो मुझे लगा कि मेरा वो जो आकलन था वो गलत था। बाद में जो मुझे नीचे से गांव से सूचना आई वो अलग तरह की थी। मथुरा के बारे में क्या रिपोर्ट है? किसके बारे में? मथुरा जीत जाना चाहिए। मथुरा में मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा संकट होगा पार्टी के लिए। हाथरस जीत जाएंगे। आगरा और बरेली? आगरा भी जीत जाएंगे। बरेली में मैं अभी बहुत मेरी लोगों से बात नहीं हुई है, कंफर्म नहीं कह सकता मैं, लेकिन जीत जाना चाहिए। शहरी सीट है वो हमारी, और लंबे समय से भाजपा के पास रही है, लंबे समय से जीत रही है। लगता है सिरोही साहब, जौन सी जीतने की संभावना है वो तो आप जीत बता देते हो, जिसमें हार है उसमें आपको कहने में संकोच रहा, उसमें आप नेक टू नेक फाइट बता के बचने की कोशिश करते हो। नहीं देखिए, मैं तो आशावादी हूं और मैं कोशिश करूंगा कि मेरी पार्टी तो सारी सीट जीत जाए। आप पुराने हैं, आपने पार्टी को मजबूत करने में आपका योगदान रहा है, तो निश्चित रूप से चाहेंगे तो है ही है। नहीं, हम तो चाहेंगे कि भाई हमारी पार्टी जो है ज्यादा से ज्यादा सीट जीते और कार्यकर्ता के और जनता के हित में जो काम अच्छे हो सकते हैं उसको करने का प्रयास करना चाहिए। आप संघ के भी बहुत नजदीक रहते हैं, संघ का मानना क्या है कि क्या 2024 में तीसरी बार मोदी जी की हैट्रिक लग रही है? नहीं, संघ का देखिए क्या है कि अपना एक रोल रहता है उनका, वो बहुत ज्यादा किसी चीजों में संघ फंसता नहीं है। संघ का जो काम करने का ढंग है वो बहुत ज्यादा किसी से लिप्तता नहीं रखता है। कोशिश होती है कि हमारी विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टी है तो ज्यादा से ज्यादा हमारा कार्यकर्ता चुनाव के समय पे उसके लिए काम करे, उसकी मदद करे। तो वो संघ अपना रोल करता है, लेकिन संघ कभी बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं, क्योंकि मेरा इतने लंबे समय से मैं जानता हूँ, वो बहुत अंदर तक ज्यादा फंसने के चक्कर में नहीं रहता कि भाई मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाऊं। क्या आपको नहीं लगता क्या आपको नहीं लगता कि इस बार संघ और भाजपा के जो संगठन जो काम करता था, पन्ना प्रमुख, ये इन सबकी निष्क्रियता रही है? हाँ, थोड़ा उदासी है, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ता जितनी मेहनत करते थे, 5 बजे तक एक एक घर जाके कि आपके घर की एक वोट रहेगी, 2 उसके लिए प्रयास करते थे, स्कूटर लेके आते थे, ई रिक्शा लेके आते थे, वो इस बार नितांत अभाव रहा। नहीं बिल्कुल, ये काम हमने करा है खुद, क्योंकि मैं तो चुनाव प्रभारी भी रहा, मतलब मैं बूथ पे काम करने से लेके चुनाव प्रभारी तक मैं रहा हूँ, पूरी सीट का इंचार्ज रहा हूँ और बाकी सीटों का भी इंचार्ज रहा हूँ। तो वो मुझे अनुभव है कि हम जैसे एक बार क्या हुआ कि रामनवमी पड़ रही थी जी, और चुनाव था उस दिन, तो हम एक के घर गए तो उन्होंने कहा कि वो माता जी आई निकल के। हमने कहा माता जी कब वोट डालने चलोगे? तुम्हें पता नहीं है रामनवमी है, अभी रामनवमी कर ले उसके बाद चलेंगे।
तो हमने सोचा कि 12-1 बजे तक रामनवमी हो गई होगी, चलो, तो दोबारा रिक्शा लेके पहुंच गए। तो हम फिर 4 बजे तीसरी बार पहुंच गए कि माता जी अब तो बैठो, अब तो चलना ही पड़ेगा। अल्टीमेटली जब तक वोट नहीं डलवा दी, हमने उन माता जी का पीछा नहीं छोड़ा, उनके परिवार के एक एक मेंबर को लेके वोट इस बार ये कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इस बार तो असल बात यह है कि कार्यकर्ताओं को किसी ने फोन भी नहीं करा। हाँ, ये भी एक समस्या है। कार्यकर्ता कह रहे हमसे वोट मांगी नहीं गई, हमें किसी ने कहा ही नहीं है। कार्यकर्ताओं के यहाँ मैंने तो अपना जो आप जिस इंटरव्यू की आप चर्चा कर रहे हैं, मैंने कहा कि कार्य पद्धति हमारी बदल गई है जी। पार्टी का जो कैडर का कार्यकर्ता था उसको अधिकतर कैंडिडेट या जो हमारी प्रबंधन समिति होती है चुनाव की, उनमें से ज्यादातर किसी ने ये भी नहीं कहा कि आके आप देखो ये काम, आप बैठ के ऑफिस में ही बैठ के चाय पी लो, 4 जगह चले जाओ, किसी को बुला लो, पूछ लो। और मैं समझता हूँ कि लगभग ये पश्चिम का तो मुझे सारा पता है, यहाँ तो कोई ज्यादा किसी को पूछा नहीं, वरना इस बार लोग तो इस बार सब शायद राम भरोसे थे, मोदी जी के, योगी जी के भरोसे ही थे। नहीं, देखिए मोदी जी का नाम तो चल ही रहा, लेकिन फिर भी ऐसे समय पे जो कार्यकर्ता का रोल है उसको तो देना ही चाहिए। कार्यकर्ताओं को तो उस समय पूछ के काम में लगाना ही चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि इस बार कहीं प्रत्याशी चयन में पार्टी से कोई त्रुटि हुई है? नहीं, जिस स्तर के कई मामलों में बहुत हल्का संदेश गया है, जिस तरह के प्रत्याशियों का चुनाव हुआ है, उससे भी कार्यकर्ताओं में थोड़ा निराशा हुई है। और बहुत सारी इंटरनल जो आज हम संघर्ष देख रहे हैं, इनके बारे में संगठन ने और संघ का जो अंदर का हमारा सिस्टम है, सबने अपने अपने जब पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट बताया कि ये कैंडिडेट जो है संकट में आ सकता है। तो अगर उसको अनदेखी करोगे तो फिर तो संकट में आना ही आना। ये थे सिरोही साहब, बहुत बेबाकी से स्वीकार किया और माना कि 26 में से 16 सीट यानी कि 10 सीट इंडिया गठबंधन की तरफ जाने की संभावना जताई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सेटबैक है, क्योंकि देश में यदि कहीं और किसी राज्य में नुकसान है तो भाजपा को उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश से उसकी भरपाई होगी और 80 में से 80 का दावा और प्रयास था। लेकिन अगर 3 फेज में जबकि 26 वोट पड़ी हैं और उसमें से 10 सीट का भाजपा गवाती है, हालांकि इसमें से 6 सीट पहले भी गठबंधन के पास थी, पर 4 सीट और जा रही हो तो निश्चित रूप से भाजपा की चिंता तो बढ़ती है। पहले वाला टारगेट भी छू पाना भाजपा के लिए शायद उतना आसान अभी नहीं लग रहा है। क्या होगा? क्या मोदी जी का ये बयान उनकी कोई निराशा दिखा रहा है या कोई रणनीतिक है, या अगले कुछ और 2-4 दिन में जैसा सिरोही साहब ने कहा कुछ और हमें ऐसा देखने को मिलेगा, देश में कोई राजनीतिक विस्फोट होगा, इस पर रहेगी नजर। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय दीजिए, कमेंट्स दीजिए, और अभी तक रॉयल ब्रिटेन को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।